नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। आज आपके समक्ष में सुबह चाय पी की चर्चा के साथ देश प्रदेश की कुछ प्रमुख घटनाओं इसको लेकर आपके सामने बैठा हूँ। ये मैंने शुरुआत की थी, पिछले दिनों एक ट्रायल भी किया था, लेकिन अब मेरी योजना है कि हर सवेरे आपके साथ चाय पर ये चर्चा करूँ और प्रमुख घटना खबरों से आपके साथ रूबरू। आज पड़ोसी राज्य झारखंड में नई सरकार बनने जा रही है। हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और महागठबंधन का आज एक कहिए वहाँ बिग शो होगा। दिल्ली जाकर उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया कि आप आइए शपथ ग्रहण समारोह में। खैर, ये तो एक औपचारिकता भर थी, लेकिन आज के समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बिहार से तेजस्वी यादव, शरद पवार सहित कई, ममता बनर्जी, सभी नेताओं को आमंत्रित किया है। अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज रांची में महागठबंधन के नेताओं का जुटान होता है। यूँ देखिए, इधर हाल के 2-3 राज्यों में जो चुनाव हुए, अभी महाराष्ट्र और झारखंड में एक साथ चुनाव हुआ, उसमें महागठबंधन को झारखंड में मिली जीत से एक बूस्टर मिला है। वहीं एनडीए में, खासकर बीजेपी में बड़ा उत्साह है कि महाराष्ट्र में फिर वो जीत दर्ज कर ली और शानदार जीत मिली है। वहाँ सरकार बनना बाकी है, लेकिन वहाँ भी भाजपा के नेतृत्व में इस बार वहाँ सरकार बनने जा रही है और देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। ये इसलिए भी तय हो गया कि अभी जो मौजूदा कार्यवाहक सीएम हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने कल संकेत दे दिया कि नई सरकार के गठन में मेरी ओर से कोई अड़चन और बाधा नहीं है और हम सब लोग एकजुट हैं, एक मत से काम करेंगे। तो प्रकांतर अब वहाँ भाजपा को फिर सत्ता मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं रह गई है। अब संभावना है 2 दिसंबर को वहाँ नई सरकार बनेगी। मुझे लगता है कि उस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। ये तो ही 2 राज्यों में जो सरकार बनी है, नई सरकार बनी है, चुनाव हुए हैं, उससे आपको हमने अपडेट कराया। आज संसद का भी सत्र चालू है और संसद में तो पहले दिन से हंगामा शुरू हो गया है। उसमें एक अडानी का मुद्दा है। अब सभी जानते हैं कि अब रिश्वत कांड का मसला अमेरिका से उठा है और अडानी समूह में जो अमेरिका के निवेशक हैं, उन्होंने वहाँ एक केस किया और कहा कि एक सोलर पावर संयंत्र के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए अडानी समूह ने कुछ पहल की थी, कुछ दिया नहीं दिया, जो हो, एक आरोप में वहाँ अडानी के खिलाफ, गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी है। अब देश में, भारत में कांग्रेस ने इसको लपक लिया है और फर्स्ट डे से कांग्रेस अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है और भाजपा सरकार पर, प्रधानमंत्री पर, नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाती रही है। शुरू से भी राहुल गांधी आरोप लगाते रहे हैं कि अडानी समूह को भाजपा सहयोग समर्थन देती है। तो एक मुद्दा अभी संसद में छाया हुआ है, रोज हंगामा हो रहा है। अब एक वक्फ बिल संशोधन को लेकर भी हंगामा, संसद में तो हंगामा हो ही रहा था, इसको लेकर भी कल विधानसभा में भी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। अब पूरे दिन इसको लेकर नारेबाजी, शोर शराबा होता रहा और स्पीकर नंद किशोर यादव ने विधानसभा में इसकी चर्चा करने की अनुमति नहीं दी। उनका कहना था कि मसला बिहार से है नहीं, इसके लिए तो जेपीसी बनी है, पार्लियामेंट की संयुक्त समिति बनी है। बीजेपी के नेता जो यूपी के कभी सीएम रहे थे, जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में, और अब फिर बिहार में इसकी चर्चा कराई नहीं जा सकती। लेकिन विपक्ष न एक न सुनी, हंगामा करता रहा। खैर, अब दिल्ली से खबर आई कि कल दोपहर बाद 3 बजे वहाँ जेपीसी की बैठक थी। शुरू में तो वहाँ जेपीसी में जो खासकर विपक्ष के मेंबर्स हैं, उन्होंने बहिष्कार किया था। वो लोग मांग कर रहे थे कि जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया जाए और जगदम्बिका पाल इसी 29 नवंबर को, कल ही, कमेटी की रिपोर्ट सबमिट करके सौंपना चाहते थे स्पीकर।
और जहां विपक्षी सदस्यों ने स्पीकर से भी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से निवेदन किया था कि आप इसका कार्यकाल बढ़ाइए, अभी इसकी सुनवाई अधूरी है, अब इसको और भी लोगों से सुनना है पक्ष से। तो अब बात कल बन गई। अब कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जाना तय हो गया है। आज ही कमेटी के सभापति की ओर से, जगदम्बिका पाल की ओर से लोकसभा स्पीकर से निवेदन किया जाना है कि आप इसका कार्यकाल बढ़ा दीजिए। तो अब इस सत्र में जेपीसी की वो रिपोर्ट आने से रही। अब लगता है कि बजट सत्र जो होगा नए साल में, उसमें ये रिपोर्ट आएगी। तब तक ये बढ़ गया। और अब फिर तो उस कमेटी को अभी कई राज्यों में दौरा भी करना है। कमेटी को बिहार भी आना था, पहले से तय था, लेकिन अब वो सब कुछ टल गया था। अब लगता है कि जब कार्यकाल बढ़ेगा तो कुछ राज्यों में जेपीसी का दौरा भी होगा, जिसमें बिहार आएगी, बंगाल जाएगी और कई राज्यों में भी जाना है। तो ये खबर है कि फिलहाल वक्फ कानून में संशोधन को लेकर जो बातें थी और जो बिल आना था, वो बिल फिलहाल अब आने से रहा। अभी तो कमेटी का ही कार्यकाल बढ़ाया जाना है। तो कमेटी का कार्यकाल बढ़ना तय हो गया है। अभी विधानसभा में आज सीएजी की रिपोर्ट आने वाली है। हर राज्यों के लिए या केंद्र सरकार के लिए सीएजी उसके वित्तीय कार्यकलापों की छानबीन करके अपनी रिपोर्ट देता है। तो आज बिहार विधानसभा में बिहार सरकार के वित्तीय कार्यकलापों पर सीएजी की रिपोर्ट आ रही है। और आज जो चालू वित्तीय वर्ष का जो द्वितीय अनुपूरक बजट पेश हुआ था, उस पर आज विधानसभा में चर्चा होगी। और विधान परिषद से जो बिल पास हो गए हैं, उस बिल को आज विधान परिषद में पेश किए जाने की तैयारी है। ये आज बिहार की खबर है। उसमें आपको मालूम है कि एक बड़ा महत्वपूर्ण बिल कल पास कराया गया विधानसभा से, कि जो सरकारी ज़मीन है, जो सरकारी परिसर है, उसमें जो अवैध कब्जा है, उससे कैसे मुक्ति दिलाया जाए। ये सरकार के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब बना कि सरकार किसी अपने ज़मीन को, भवन को किराए पर भी देती है, लीज पर भी देती है। तो बाद के दिनों में उसको न किराया मिलता है और लीज खाली कराने में बड़ी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। बहुत सारे मामले कोर्ट में चले जाते हैं। तो एडवोकेट जनरल की सलाह से जो 1956 में बना कानून था, सरकारी परिसर के आवंटन, किराया देने का या बेदखल करने का, उस कानून में संशोधन करके सरकार ने बहुत बृहद अधिकार हासिल किया है। और उसमें मूल यही है कि अब सरकारी परिसर पर कोई कब्जा करेगा तो खैर नहीं, उसे अब जेल जानी होगी। 6 माह तक कारावास की सज़ा और 10,000 जुर्माना हो सकता है। ये दोनों साथ साथ भी हो सकता है। तो इस आशय का एक बिल कल विधान सभा में तो पारित हो गया है, वो परिषद में पारित होगा। और मुझे लगता है कि राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद दिसंबर से वो कानून लागू हो जाएगा। और तब भी जहाँ भी इस तरह के मामले होंगे, उस सब मामले पर सरकार कार्रवाई करेगी। इस संबंध में पिछले महीने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और हुआ कि एक नया कानून जो एडवोकेट जनरल ने सलाह दी है, उसके अनुरूप एक कानून में संशोधन किया जाए। तो वो संशोधित कानून में संशोधन से संबंधित बिल की चर्चा आपसे की है। ये तो रही। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये 5 दिन का शरतकालीन सत्र का 3 दिन तो बीत गया, अब आज चौथा दिन है, कल 5वां दिन होगा। अब एक शिक्षकों की समस्या जो है अभी भी ज्यों की त्यों पड़ी है। मुख्यमंत्री ने तो खासकर नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर लिए हैं, उनके बारे में एक राहत दे दी थी कि भाई उनका ट्रांसफ़र फिलहाल नहीं होगा, नया स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा, जहां पढ़ा रहे हैं वहीं सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक योगदान देंगे। लेकिन अब इस आशय के सरकार के आदेश का इंतजार हो रहा है। दूसरी ओर आवेदन लिए जा रहे हैं, खासकर जो समस्या से जूझ रहे शिक्षकों के लिए जो आवेदन मांगा गया है, चाहे वह असाध्य रोग से पीड़ित हो, गंभीर रोग से पीड़ित हो, या पति पत्नी को एक जगह ना हो, या सुदूर इलाके में क्षेत्र में कहीं किसी की पोस्टिंग हो गई हो और बहुत परेशानी हो रही हो काम करने की। तो 5-6 इस तरह की कैटेगरी के शिक्षकों के लिए सरकार ने जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए राह खोली है। तो अभी तो 1 दिसंबर से आवेदन ही लिए जाएंगे, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। तो वो अभी ऑनलाइन सबको आवेदन देना है। अब इधर फिर जो 38,000 प्रधान शिक्षक
चयनित हैं या 6,000 जो हेडमास्टर चयनित हैं उनकी पोस्टिंग के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी काउंसलिंग भी होनी है। काउंसलिंग का उनके दस्तावेज की छानबीन होती है, हर बार यही होता है। और उसके बाद तो सभी लोग अपनी पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक तो ये शिक्षा जगत की खबर है। टाइमिंग में तो खैर चेंज हो गया है, लेकिन वो मांग अभी भी शिक्षकों की ओर से है कि नहीं, आप 10 से 4 ही कीजिए। तो विधानमंडल के दोनों सदनों में इसको लेकर भी बहुत शोर हुआ। सरकार भरोसा दे रही है इसलिए कि सदन किसी तरह से शांतिपूर्ण कार्यवाही चल जाए, लेकिन जो हाउस में आश्वासन मिलता है वो भी कहाँ पूरा होता है। वित्तरहित शिक्षकों का मसला भी गूंजा परिषद में कि भाई आप उसके लिए जो सरकार शैक्षिक अनुदान देती है डिवीजन विद्यार्थियों के उत्तीर्णता के आधार पर, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, एक तो उसका भी कई वर्षों से 7-8 वर्षों से उसका भी भुगतान नहीं हुआ है। और ख़ासकर बीजेपी के नेता हैं नवल किशोर यादव, उनका कहना था कि भाई आप जो अनुदान के रूप में देते हैं और जो अपने संसाधन से कॉलेजों को आमदनी है, सबको एक आकलन करके लोगों को वेतन दीजिए। अभी एक बहुत ही मुश्किल में वित्तरहित शिक्षक शैक्षणिक संस्थानों के, कॉलेजों के, चाहे वो हाई स्कूल हो या इंटर कॉलेज हो, बड़ी परेशानी में है। और ऐसे ही स्कूल संस्थानों की संख्या कुछ 600 से अधिक है। एक समस्या अपनी जगह है। फिर स्कूलों में शनिवार को हाफ डे करने की भी मांग हो रही है। अभी देखिए, शिक्षकों की मांग तो अपनी जगह है, मांगे तो होती रहती है, कौन सी मांग पूरी होती है ये एक देखना होगा। लेकिन फिलहाल नियोजित शिक्षकों के लिए जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो रहे हैं, सरकारी सेवक बनना है, वो लोग सेवा निरंतरता की मांग कर रहे हैं। कल 2 टूक शब्दों में शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि भाई अब ये तो नियोजन इकाई के अधीन काम कर रहे थे। सरकारी कर्मचारी तो ये तब बनेंगे जब सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होकर स्कूल में विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। उनको सेवा निरंतरता का फिलहाल लाभ देने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो सरकार की ओर से तो 2 टूक उनकी इस मांग ठुकरा दिया गया है। अब फिर प्रोन्नति की कहाँ मांग होगी। अब तो विशिष्ट शिक्षक जब योगदान कर लेंगे तो 8 साल के बाद उनको प्रोन्नति मिलेगी और उसमें वो वरीय विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। तो शिक्षकों का एक मसला सचमुच में अनसुलझा है और इसको लेकर मुझे लगता है कि अब शिक्षक ठगे महसूस कर रहे हैं। जो बिहार में 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं और जिन्होंने सरकारी कर्मी बनने की लड़ाई लड़ी है, तो सरकार के तरफ से अभी तो 1 साल ये सारे लोग प्रोबेशन पीरियड में भी रहेंगे। मैंने सारे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनकी नौकरी भी नहीं हो जाएगी और अभी अस्थायी नहीं हो, 1 साल अभी उन प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे जो सरकार का नियम है। तो एक तरह से तो मैं तो मानता हूँ कि जो कुछ अब हो रहा है सामने तो ठगे से महसूस हो रहा है। अभी जब सरकारी स्कूलों का सरकारीकरण हुआ था तो ये सब कहाँ हुआ था। एक बार सरकार ने जब स्कूल का सरकारीकरण किया था तो सारी जो स्कूल के का एसेट्स था वो सब का मालिक बन गई थी सरकार। शिक्षकों की सेवा का सामंजन हो गया था। लेकिन अब नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देने के लिए जो ये विशिष्ट शिक्षक बनाने की कार्रवाई शुरू हुई है, उसमें तो कहीं शिक्षकों को राहत तो मुझे नहीं दिख रही है। इसलिए विरोध भी हो रहा है। अभी 85,000 वैसे शिक्षक जो नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं दिए हैं, अब वो तो एक अलग विरोध करने की ठानी है। तो बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले 1 दिसंबर को पूरे बिहार के ऐसे शिक्षक की बैठक होने जा रही है और वो लोग फिर अभी उनका आह्वान है कि भाई हम लोग ये परीक्षा जो अभी 3 बार और परीक्षा बाकी है हम लोग नहीं दें और बिना शर्त सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग जो है वो मांग हम लोगों की जारी रहनी चाहिए। आज ही बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने जो आह्वान किया था कि बिहार में ट्रांसफ़र पॉलिसी की नीति है या जो शिक्षकों के प्रति जो कोई रवैया अपना रही है सरकार, उसके विरोध में आज राज्य स्तरीय पटना में ही धरना का कार्यक्रम है गर्दनीबाग में। अब उसमें आज बिहार भर के शिक्षक यहाँ जुटने वाले हैं। अब वो देखना है कि आज एक क्या सीन होता है और दोनों सदनों में क्या इस विषय पर भी हंगामा होता है। तो कुल मिला जुला कर जो एक आपके सामने जो कुछ एक आज की सुर्खियां हैं, प्रमुख खबरें हैं, उससे आपको हमने अवगत कराया है। और इसी तरह से अब ये सवेरे चाय पर चर्चा के साथ आपसे मिला करूँगा और जो प्रमुख
खबरें हैं उसके साथ आपको रूबरू करूँगा। धन्यवाद। आप द न्यूज़ वर्ड्स को देखते रहिए। अपना कमेंट दीजिए, आपको ये चर्चा कैसी लगी, ताकि आगे की चर्चा में आपको लगता हो कि कुछ और भी सुझाव, कुछ समस्या इसको लेकर के आपके सामने। एक चीज़ इसमें और जोड़ना रह गया कि अब एक चर्चा है, बिहार में लैंड सर्वे का काम चल रहा है। काम तो रुका नहीं। अब उसमें जो परेशानी हो रही थी वंशावली को लेकर, देखिए सर्वे है क्या, सर्वे है कि इस सर्वे के अनुसार फिर एक नया सभी जितने दस्तावेज हैं उसमें खतियान तैयार होना है। खतियान का मतलब है कि जो खेत है उसका मालिक कौन है, उसकी चौहद्दी क्या है, सारा विवरण होता है। अब ये 1890 के बाद तो सर्वे हुआ नहीं, ब्रिटिश हुकूमत में ही सर्वे हुआ था। बीच के दिनों में कुछ जिलों में सर्वे हुए थे, लेकिन सब आधा अधूरा सर्वे था उसे। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के पास ये अभी दस्तावेज की संपूर्ण जानकारी नहीं है, इसीलिए कि बहुत जिलों में दस्तावेज ही नहीं है सरकार के पास में। और खुद राजस्व भूमि सुधार मंत्री ने ये बात कही थी कि भाई अभी 30% लोगों के पास दस्तावेज ही नहीं है। तो कई तरह की सहूलियत दी जा रही है। सर्वे का काम जो सरकार शुरू कराई तो उसको लगता है कि इसको पूरा करना चाहिए, लेकिन अभी सरकार के पास से भी दस्तावेज नहीं है। सबका नक्शा तैयार करना, नए ढंग से प्लॉटिंग होगी, जब सर्वे हो जाएगा तो अभी चुनाव के कारण जिस ढंग से ये सियासी मुद्दा बन गया था, विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया। 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में गले की फांस बन सकती है। इस सर्वे के कारण तो आंध्र और तेलंगाना की सत्ता बदल गई थी और नीतीश गवर्नमेंट ने इसको चुनाव के साल में शुरू किया। और जिस ढंग से ह्यू एंड क्राई है पूरे बिहार भर में, अब वो ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, और कोई जो आवेदन अभी भी लिए जा रहे हैं, ये सिलसिला चालू है। हाँ, बात अब धीमी हो गई है और सरकार रोज़ रोज़ कुछ नई प्रक्रिया, कुछ नए ढंग से इसको उदार करके कि लोग आवेदन तो पहले करें। अब ये कर रहा है, किया जा रहा है कि आप खाता, खेसरा, ज़मीन का विवरण, जो पहले भी कई बार मैंने आपसे चर्चा की है, तो इशू अभी भी जीवंत बना है। उसी तरह से स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर अब उस हद तक तो विरोध नहीं हो रहा है। जनता को भी समझ में आ गया है कि बिहार में जो 2 करोड़ विद्युत उपभोक्ता हैं, अभी सरकार सभी घरों में बिजली स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर ही छोड़ेगी। अभी 55 लाख से अधिक घरों में लग गए हैं। अब उसमें तो कुछ सहूलियत देने की बात भी सरकार की है। सबको बिजली दर में 25 पैसे की कटौती की जाएगी। बिजली की अभी जो 2 दरें हैं एक ही उपभोक्ता के लिए, जो एक सीमित कर दिया गया है यूनिट भर कि वह 100 यूनिट तक ये रेट, 100 यूनिट के बाद फिर खपत ज़्यादा होती है तो ज़्यादा रेट, तो इसको भी सिंप्लीफाई करके, और लगता है कि नए वित्तीय वर्ष में इसको कुछ करने की बात होगी। अब नए साल में जब चुनाव का साल होगा तो बिजली की दर तो नहीं बढ़ेगी, सरकार कुछ रियायत ही देगी। जैसे इस बार भी क्या हुआ था, बिजली की दर बढ़ी नहीं थी, कुछ कटौती की गई थी। सरकार ने अपने खजाने से कुछ अनुदान की राशि बढ़ा दी थी। जैसे ये चालू वित्तीय वर्ष में सरकार बिजली का रेट उपभोक्ताओं को कम दर पर मिले, इसके लिए 15-15.5 हज़ार करोड़ रुपए अनुदान दे रही है बिजली कंपनियों को। अगले साल इस अनुदान को और बढ़ाना होगा। यदि बिजली कंपनियां ये दावा करेंगे कि हमारे लिए ये खरीद कर जो बिजली सप्लाई कर रहे हैं तो ये महंगा पड़ रहा है, तो बिजली की दर बढ़ानी भी यदि होगी कंपनी की ओर से तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। वही होना है, इसलिए कि चुनाव साल में तो कोई एडिशनल पेन नहीं न देगी, तो मुझे नहीं लगता है कि बिजली की दर बढ़ेगी। कुछ रियायत मिलने की उम्मीद जरूरी है। राजद ने तो 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर दिया है, यदि हम सत्ता में आएंगे तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो सरकार तो अभी फ्री नहीं, कुछ रियायत अब जो बिजली दे रही है जिस दर पर, उसमें कुछ हाथ कटौती घटाने की बात ज़रूर करेगी। जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी जिन घरों में प्रीपेड मीटर लग गए हैं उनको 25 पैसे प्रति यूनिट बिजली कम मिलेगी। और सरकार ने भी कह दिया है कि प्रीपेड मीटर जो सुविधा ले रहे हैं, यदि उनके खाते में 2000 रुपया वो जमा किए रहेंगे तो 0.25% उनको ब्याज भी मिला करेगा। तो एक प्रोत्साहन दे रही है सरकार। कुल मिलाकर के स्थिति है। लेकिन ये 3 योजना जो है ना, जमीन सर्वे का या प्रीपेड मीटर का और फिर ये शिक्षक का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का है कि 5-5.5 लाख शिक्षक, ये सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, इतना शिक्षक परिवार है। और शिक्षकों की चुनाव में भी बड़ी भूमिका होती है। सरकार के पक्ष में या खिलाफ जनमत बनाने में भी
इस तबका का, शिक्षक वर्ग का तो बड़ा योगदान न होता है। ये शिक्षकों की नाराजगी मोल लेकर सरकार चुनाव साल में, यही तो कारण था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी नीति सरकार रद्द कर दी। लेकिन लगा कि भाई जो वर्षों से मांग हो रही थी, इस मांग पर हम गौर नहीं करेंगे तो फिर शिक्षकों की भारी नाराजगी मोल लेनी होगी। अब तो जो नवनियुक्त 2,17,000 बीपीएससी के शिक्षक हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग सर्वाधिक मांग अब उन्हीं लोगों की हो रही है, इसलिए कि उन लोगों ने नियुक्ति मिल गई लेकिन उनकी पोस्टिंग अधिसंख्य लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में हुई है, तो उसमें लोग को भारी परेशानी है। 25,000 तो उसमें गैर बिहारी है। अब उनको सरकार ने पोस्टिंग कर दी है तो वो लोग तो के लिए परेशानी का सबब बना है पोस्टिंग। तो ट्रांसफ़र में उसमें ज़्यादा लोग ट्रांसफ़र चाहने वाले लोग हैं। अनियोजित शिक्षक भी 2008 के बाद ज्वाइन किए थे जिलों से बाहर, उसमें भी लोग अपने घर के समीप आना चाहते हैं। तो खैर अभी तो आवेदन लिया जा रहा है विशेष समस्या करके, तो उसमें कुछ तो राहत जरूर मिलेगी। उनका जिला बदलेगा। अब तो गृह पंचायत गृह अनुमंडल का वो बैरियर समाप्त कर दिया गया है। अब तो प्रखंड और जिला के का ऑप्शन देने गया है कि भाई 10 आप ऑप्शन दीजिए, 3 वो अनिवार्य रूप से दीजिए। और अब सरकार की ओर से ये जरूर कहा जा रहा है कि अब जहाँ पोस्टिंग है उससे कितना दूर है। अब जो तो कुल मिला जुला कर एक स्थिति अभी यही है। और वर्षा की आज विस्तार रूप से ये पहली चर्चा थी, इसलिए कुछ सब विषयों को मैंने कोशिश की है आपको चर्चा में, जो कुछ खास चर्चा है और ख़ास खबरें हैं उसके लेकर आपके साथ हूँ मैं आज। और एक लिमिट में मेरी कोशिश होगी कि 10-12 मिनट की ही चर्चा हो। धन्यवाद।